हमारे इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है आपका, जहां हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण की। 21 सितंबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा। हालांकि ये भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ग्रहण का असर नहीं होगा। ये जो खगोलीय घटना है उसका ज्योतिष के हिसाब से क्या महत्व है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। समझेंगे कि 15 दिन के अंतराल पर दो ग्रहण संकट है या सौभाग्य। एक संयोग ये भी है कि ग्रहण पितृपक्ष के आखिरी दिन और नवरात्र से ठीक पहले हो रहा है। ऐसे में ये जानना समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उस दिन तर्पण करना है या नहीं, और अगर करना है तो कब करना है। नवरात्र के पहले दिन पूजा पाठ को लेकर कोई पाबंदी तो नहीं है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और राशियों के हिसाब से भी क्या असर हो सकता है आप पर, ये भी बताएंगे। बात सूर्य ग्रहण से करते हैं, जिसे जानकर ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद अहम मान रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 122 साल बाद ऐसा संयोग बना जबकि 15 दिन के अंतराल पर 2 ग्रहण पड़े हैं। पितृपक्ष की शुरुआत के बाद अब समापन भी ग्रहण से ही हो रहा है और उसके ठीक बाद नवरात्र। और इसीलिए समझना जानना जरूरी हो जाता है कि ग्रहण किसी संकट की दस्तक है या फिर सौभाग्य का प्रतीक। क्यों ग्रहों की दिशा के हिसाब से भी ये सूर्य ग्रहण खास माना जा रहा है, आइए समझते हैं। ग्रहण चंद्रमा का हो या सूर्य का, जब भी होता है तब तमाम आशंकाएं होती हैं। कम से कम धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से ये समय बदलाव का माना जाता है। बदलाव अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी, यानी कुछ दिनों के लिए सौभाग्य पर ग्रहण भी लग सकता है या फिर खुशियों की दस्तक हो सकती है। इसीलिए 21 सितंबर 2025 यानी रविवार को जब साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा, उसे लेकर उलझन भी है और 100 सवाल भी। देखने वाली बात यह भी है कि 15 दिन के अंतराल में पहले चंद्र ग्रहण और अब सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। तो पहले ये जान लीजिए कि ग्रहण कब और कहां लगने वाला है। इस बार जो सूर्य ग्रहण है वो आंशिक सूर्य ग्रहण है। 21 सितंबर की रात को लगभग 10:59 पर आरंभ होगा और रात में 12 बजे के बाद जब 22 सितंबर लग जाएगी तो लगभग 3:23-24 पर समाप्त होगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए किसी तरह के सूतक के नियम लागू नहीं होंगे, किसी सावधानी का पालन करने की जरूरत नहीं है। ये ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में ही दिखाई देगा। इन जगहों पर 85% तक सूर्य ढका हुआ नजर आएगा, जहां पूरी तरह से सूर्य ग्रहण का असर रहेगा। भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में सूर्य ग्रहण का सूतक मान्य नहीं होगा। इसलिए जानकार मान रहे हैं कि इन इलाकों में प्रशासनिक दिक्कतें, धार्मिक हलचल और सामाजिक मुद्दे उभर सकते हैं। आपदा भी आ सकती है, लेकिन सूर्य एक ही है, लिहाजा भारत में भी कुछ उथल पुथल से इनकार नहीं किया जा सकता। सूर्य जो है हमारी आत्मा का कारक होता है, हमारे पिता का कारक होता है। आप देखेंगे कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, भारत की अभी मंगल की महादशा शुरू हुई है और कहीं ना कहीं जो है 9th मंथ ये चल रहा है, नवम मंगल का साल है, 9th मंथ में हम ऑलरेडी चल रहे हैं। और सूर्य जो है अग्नि तत्व होता है। आप देखेंगे अग्नि से रिलेटेड घटनाएं आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। फॉरेस्ट फायर्स अभी भी कंटिन्यू रहेंगी। आप देखेंगे लोगों में थोड़ा सा एजिटेशन होगा, लोगों में थोड़ा सा एंजाइटी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। और बहुत सारे लोग जो हैं, आप यूथ में देखेंगे कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें जो जेंजी और यूथ जो है, आप देखेंगे उनके रेजिग्नेशंस कहीं ना कहीं अपने बॉसेस से, क्योंकि सूर्य जो है पिता का कारक है और साथ में बॉसेस का भी कारक है, तो एक उनके साथ जो एक गैप आएगा ना इस जेंजी का, ये यूथ का। भारत में जहां तक सूर्य ग्रहण के असर की बात है, एक अहम संयोग को समझना जरूरी है। सर्वपितृ अमावस्या यानी पितृपक्ष के आखिरी दिन सूर्य ग्रहण है, इसलिए ये संयोग बहुत खास है। ज्योतिषी के नजरिए से देखें तो दूसरी अहम बात यह है कि इस दौरान सूर्य, चंद्रमा और बुध तीनों ग्रह कन्या राशि में हैं। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य का गोचर हो रहा है और 30 साल बाद सूर्य और शनि के आमने सामने होने से सकारात्मक योग बनने जा रहा है, जो कुछ राशियों के लिए अच्छा है तो कुछ के लिए बुरा हो सकता है। आमने सामने ग्रह होते हैं तो एनर्जी का आदान प्रदान होता है। सूर्य शनि ज्योतिष के लिहाज से, क्योंकि एक दिन है जो जब जागता है तो संसार जाग जाता है और एक रात्रि है, शनि अंधेरा है,
तो अंधेरे पे राज करने वाले हैं। तो सूर्य शनि आमने सामने, जब भी दो ग्रह आमने सामने होते हैं, समसप्तक योग बनता है। ग्रहण है तो एहतियात जरूरी है। धार्मिक मान्यताओं और परंपरा के हिसाब से कुछ नियमों का पालन भी जरूरी है। इस सूर्य ग्रहण पर गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखना होगा। वैसे तो भारत में सूर्य ग्रहण का समय रात का है, फिर भी इस दौरान मंत्रों का जाप कर सकें तो अच्छा होगा। धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से अगले दिन स्नान करना और दान पुण्य करने का विधान है। अच्छी बात यह है कि अगले दिन से ही नवरात्र की शुरुआत हो रही है और जानकार मान रहे हैं कि सूर्य ग्रहण की नेगेटिव असर के लिए नवरात्र की पूजा कवच का काम करेगी, यानी आदि शक्ति के आशीर्वाद से सूर्य ग्रहण का असर कम हो जाएगा, इसलिए चिंता वाली कोई बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सूर्य ग्रहण की वजह से क्या पितृपक्ष के आखिरी दिन की पूजा प्रभावित होगी? क्या नवरात्र पर भी इसका असर होगा? ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि राशियों के हिसाब से इसका असर क्या होने वाला है। इस राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रहण आपके कुंडली के छठे भाव में लगेगा, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी हेल्थ का जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। छोटे मोटे इश्यूज जो हैं हेल्थ से रिलेटेड आ सकते हैं, लेकिन शत्रुओं पर जो है आपको विजय मिलेगी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है अपीयर कर रहे थे, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर जो है सक्सेस मिलेगा। वृषभ राशि के लिए मैं कहूँगी कि आपके लिए भी ये ग्रहण जो है ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। इसके इम्पैक्ट्स आपको आपकी लाइफ में बहुत सारे एरियाज में देखने को मिलेंगे। फिर चाहे वो आपकी लाइफ में आपका करियर है, या आप और भी देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, जो पहले जो आपका टाइम था, अभी जो है कंपैरेटिवली जो है ये टाइम जो है आपको थोड़ा सा बेटरमेंट फील होगी। मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं, मिथुन राशि के स्वामी जो हैं बुध देव है। इस टाइम पर आपको जो है अपने मानसिक शांति बनाए रखनी है, किसी से भी किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। हालांकि ये ग्रहण जो है आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज, लग्जरीज, आपके मदर की हेल्थ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता दिखेगा, पर पिता की सेहत का आपको ध्यान रखना है। इस ग्रहण पर उपाय आपको क्या करने हैं? आपको जो है पितृ गायत्री मंत्र, सूर्य गायत्री मंत्र, सूर्य अष्टकम, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन को अगर आप क्लीन करते हैं, सूर्यदेव हमारे घर के ईस्ट जोन को गवर्न करते हैं, तो ईस्ट डायरेक्शन को अगर आप क्लियर रखते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रहण कहीं ना कहीं आपके कुंडली के तृतीय भाव को इम्पैक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं इस टाइम पर आपको अपने फ्रेंडशिप से लाभ होगा। कुछ ना कुछ फॉरेन ट्रैवल्स जो हैं वो भी इस समय पर आपके हो सकते हैं। पराक्रम साहस में वृद्धि आएगी, पर थोड़ा सा एनर्जी लेवल जो है डाउन भी हो सकता है ग्रहण के आसपास, तो उस चीज़ को आपको मेंटेन करके रखना है। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है? ग्रहण में स्नान दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो अगले दिन जो है आप आटा दान कर सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, सिंह राशि पर। सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं, ये ग्रहण आपके द्वितीय भाव में लगने वाला है, यानी कि आपके धन भाव में लगने वाला है। इस टाइम पर फैमिली से सपोर्ट तो मिलेगी, लेकिन गलती से भी आपको अपने पिता से किसी भी तरह का जो है इस समय पर आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। जीते जी अपने पिता की जितनी सेवा करते हैं, मैं कहती हूँ चाहे सर्वपितृ अमावस्या पर यह ग्रहण है, बट पूरी लाइफ जितना आप अपने पेरेंट्स की सेवा करते हैं आपको बहुत लाभ मिलता है। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव जो कि हमारे पिता के कारक हैं, तो उनसे आशीर्वाद जो है आप हमेशा लें। अगली राशि पर चलते हैं, कन्या राशि पर। कन्या राशि पर जो है आपका प्रथम भाव जो है कुंडली का इम्पैक्ट होगा। कहीं ना कहीं ये ग्रहण जो है बुध अभी उच्च राशि के चल रहे हैं, तो इस टाइम पर आपको मान सम्मान में वृद्धि आएगी, आपकी हेल्थ में जो है इम्प्रूवमेंट्स आएंगी। आप ओवरऑल देखेंगे चाहे कोई भी एरिया आप अपनी लाइफ का उठा लें, वहाँ पर जो है आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी, पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये ग्रहण आप ही की राशि में लग रहा है, तो थोड़ा सा अपना एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जाप आप करते रहें। बाकी राशियों पर ग्रहण का असर भी हम आपको आगे बताएंगे। अभी समझ लेते हैं कि अमावस्या के दिन इस सूर्य ग्रहण से कहीं पितृपक्ष के आखिरी दिन की पूजा तो प्रभावित नहीं होगी। इस सूर्य ग्रहण में तर्पण या फिर पिंडदान को लेकर जानकारों की राय क्या है? एक उलझन नवरात्र के दिन कलश स्थापना को लेकर भी है, तो चलिए ग्रहण को लेकर आपकी सारी उलझनों को दूर करते हैं। देखिए रिपोर्ट। ग्रहण से ग्रहण तक पितृपक्ष और उसके बाद नवरात्र।
देखिए तो ये गजब का संयोग है और समझिए तो इसके मायने भी खास हैं। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण था। उसी दिन से पितृपक्ष की शुरुआत हुई। 122 साल बाद ऐसा हुआ जब पितरों का स्मृति पर्व यानी पितृपक्ष का शुभारंभ चंद्र ग्रहण पर हुआ। ऐसा ही संयोग सूर्य ग्रहण के साथ भी है। अमावस्या यानी 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण है। उसी दिन पितृपक्ष का समापन है और अगले दिन यानी 22 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। तो सवाल ये है कि 15 दिनों के अंतराल पर 2 ग्रहण और इसके दरमियान पितृपक्ष और नवरात्र का होना सौभाग्य का संकेत है या चिंता की वजह? ग्रहण को लेकर तो वैसे भी धार्मिक तौर पर सावधान रहने की जरूरत होती है, लेकिन क्या इसका असर पितृपक्ष के तर्पण और नवरात्र की कलश स्थापना पर पड़ने वाला है? इस सवाल को लेकर लोगों में संशय है, उलझन है, मन में दुविधा है कि ग्रहण का पूजा पाठ से क्या कनेक्शन है। भारत में इसका कहीं से भी किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है। हमारा जो भारत का खगोलीय दुर्घटना क्षेत्र है जिसको कहा जाए, ये तो घटनाएं हमेशा होती रहती हैं खगोल में, लेकिन इसमें भारत में दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए बहुत ज्यादा इस पर भारत में विचार करने की आवश्यकता नहीं। ग्रहण है तो असर होगा। जैसे पितृपक्ष की शुरुआत में जो चंद्र ग्रहण लगा वो भारत में दिखा और इसलिए सूतक काल भी मान्य था। इसलिए श्राद्ध के पहले दिन दोपहर से पहले ही तर्पण और दान करने की सलाह दी गई। लेकिन सूर्य ग्रहण के साथ ऐसा नहीं है। अव्वल तो सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए जानकार एकमत हैं कि सूतक काल नहीं लगेगा। भारत में ग्रहण का समय रात 11 बजे से लेकर देर रात 3:23 तक का है। ग्रहण की कुल अवधि लगभग 4 घंटे 23 मिनट की होगी। यानी जहां तक सर्वपितृ अमावस्या पर दिन में पितरों के लिए तर्पण और दान करने की बात है, कोई समस्या ही नहीं। आपको बता दें कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन सभी पितरों का तर्पण और श्राद्ध करना पुण्यकारी माना जाता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति मिलती है। जानकारों के मुताबिक 21 सितंबर को तर्पण दोपहर के समय करना शुभ होगा। दोपहर 1:27 से लेकर 3:53 तक का समय ज्यादा अच्छा रहेगा। माता का जो आगमन है नवरात्र में, प्रतिपदा को भी और सप्तमी को भी, दोनों की स्थिति इसलिए बता रहे हैं कि घरों में माता का आगमन प्रतिपदा को हो जाता है। हम कलश स्थापना करते हैं और उसी के साथ माता को हम बुलाते हैं, पुकारते हैं, निवेदन करते हैं, माता भगवती को अपने घर बुलाने के लिए आग्रह करते हैं। लेकिन पूजा पंडालों में सप्तमी तिथि को माता का नेत्र खुलता है और स्थापना किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूजा पंडालों में माता का आगमन सप्तमी तिथि को हो रही है। सप्तमी तिथि भी सोमवार को पड़ेगी। इस तरीके से माता का आगमन इस साल बहुत ही स्वागत योग्य है, शुभ कारक है, पुण्यदायक है, विशेष फलदायक है। तो इस साल माँ का आगमन ग्रहों की स्थिति के आधार पर भी देखा जाए तो अत्यंत शुभ कारक बना हुआ है, क्योंकि बृहस्पति उच्चाभिलाषी स्थिति में है। सूर्य बुध के साथ यह रहेगा तो बुधादित्य नामक राजयोग बन रहा है। बुध स्वराशि में है तो ऐसे में भद्र नामक पंच महापुरुष योग का भी निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो नवरात्र में ग्रहों की स्थितियां भी बहुत अच्छी बनेंगी और माता का आगमन भी बहुत शुभकारक होगा। तो यह नवरात्र अपने आप में श्रेष्ठ है, शुभ है। ये भी एक दुर्लभ संयोग है कि जिस दिन माँ दुर्गा की पूजा शुरू होगी उससे ठीक एक दिन पहले यानी महालया को सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। यानी रात्रि में ग्रहण और अगले दिन सुबह माता की पूजा के लिए कलश स्थापना। यहाँ भी वही उलझन है कि कहीं ग्रहण का असर कलश स्थापना पर तो नहीं होगा। तो आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने की वजह से सूतक मान्य नहीं होगा। यानी ग्रहण के पहले और बाद में पूजा पाठ पर जो पाबंदी होती है वो नहीं होगी और शुभ मुहूर्त में नवरात्रि की पूजा और कलश स्थापना होगी। भारत में ये दृश्य ही नहीं होने वाला है तो कोई इसका ग्रहण का सूतक यहाँ लगेगा नहीं। लेकिन विशेष करके जो गर्भवती महिलाएं हैं
जिनके पेट में शिशु इत्यादि होने वाले हैं उनको जरूर विचार करना चाहिए कि जो प्राचीन परंपराएं बनाई गई हैं, पेट पे गोबर का लेप करना, उस समय चाकू इत्यादि से कोई वस्तु न काटना, न सोना, अच्छे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना, इससे बच्चा विकृत न पैदा हो, ये सभी गर्भवती महिलाओं को ध्यान में रखना चाहिए। सूर्य ग्रहण नहीं दिखने की वजह से इसका असर धार्मिक कार्यों, पूजा पाठ या त्योहारों पर नहीं पड़ेगा। यानी 22 सितंबर को सुबह 6 बजे के बाद और 8 बजे तक करीब 2 घंटे के शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकते हैं और 9 दिनों तक चलने वाली मां दुर्गा की पूजा प्रारंभ हो सकती है। हाँ, लेकिन ग्रहण को लेकर जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जिन सावधानियों का प्रावधान है, उसे मानना ठीक होगा। ग्रहण भले ही भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन जानकारों की दलील ठीक है कि ब्रह्मांड में इसका असर तो रहेगा ही, क्योंकि सूर्य एक ही है। इसलिए जरूरी है कि 22 सितंबर को जब नवरात्रि की पूजा शुरू करें, उससे पहले घर की अच्छी तरह साफ सफाई करें, गंगा जल का छिड़काव करें और खास तौर पर पूजा वाली जगह को स्वच्छ और पवित्र करें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ग्रहण का आप पर क्या असर हो सकता है, इसका ज्योतिषियों ने भी आकलन किया है। आइए देखते हैं ये ग्रहण आपके लिए कैसा रह सकता है। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं, ये ग्रहण आपकी कुंडली के 12वें भाव पे लगेगा। 12वां भाव जो है आपके खर्चे बढ़ेंगे। इस टाइम पर आपको अपने एक्सपेंसेस को जो है थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। किसी से भी कोई बहस नहीं करनी, किसी लीगल उससे बहस नहीं करनी है और अपनी हेल्थ का आपको बहुत अच्छे से इस समय पर ध्यान रखना है। कोई शॉर्ट टर्म ऑन साइट में थोड़ी बहुत आपको हिकअप्स आ सकते हैं, बट चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान आदित्य की आप जितनी उपासना करेंगे, आपके जीवन में उतनी शुभता आएगी। वृश्चिक राशि के लिए ये ग्रहण जो है आपके लाभ भाव पर लगेगा, यानी कि आपके कुंडली के 11वें भाव पर लगेगा। फिनेंशियल अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ेंगी, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम तो आएंगे, लेकिन थोड़े से चैलेंज के साथ आएंगे। बड़े भाई बहनों का आदर सम्मान करें, उनसे किसी भी तरह का आपको आर्ग्यूमेंट इस टाइम पर नहीं करना है। प्रमोशंस भी आपकी हो सकती हैं, करियर में आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ आ सकती है। इस टाइम पर जो है अपना थोड़ा सा ईयर रीजन का जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगली राशि पर चलते हैं, धनु राशि पर। यह ग्रहण आपके कुंडली के 10वें भाव पे लगेगा, तो कहीं ना कहीं स्लाइड जो है आपके करियर के लिए तो बहुत अच्छा है। प्रमोशंस भी ले सकते हैं। बॉसेस के साथ बिल्कुल आर्ग्यूमेंट नहीं करना, जल्दी में कोई भी गलती से भी रेजिग्नेशन नहीं देना। इस चीज़ को आप लिख लीजिए कहीं भी, मैं सारे यूथ के लिए ये बात बोल रही हूँ। तो किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट करने से बचें। पिता से किसी आर्ग्यूमेंट नहीं करना, मदर इन लॉ से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना। करियर के लिए ये समय जो है आपका बहुत अच्छा टाइम है। आपका 3 अक्टूबर तक बहुत गोल्डन टाइम है धनु राशि वालों। मकर के लिए ये ग्रहण अच्छा है, आपके भाग्य भाव की वृद्धि होगी, लेकिन पिता की सेहत का आपको थोड़ा सा इस टाइम पर ध्यान रखना है। कुछ आपकी एजुकेशन में जो है थोड़ी बहुत बाधाएं आ सकती हैं। ये टाइम पर भाग्य आपका साथ तो देगा, लेकिन साथ में आपको थोड़ी सी मेहनत और चैलेंजेस के साथ आपका ये ग्रहण जो है साथ देगा। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है? उपाय के तौर पर आप सूर्य स्रोत करें। आप इसके बाद सूर्यदेव के 12 नाम का पाठ जो है अगर आप कर सकते हैं। कुंभ राशि के लिए मैं कहूँगी थोड़े बहुत चैलेंजेस जो है मुझे दिखते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं को आपकी कुंडली का 8वां भाव इम्पैक्ट हो रहा है, तो आपको इस टाइम पर अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। 7.5 का आखिरी चरण भी आपका चल रहा है और कहीं ना कहीं आपकी राशि में इस समय पर राहु देव भी विराजमान है। तो इस टाइम पर आप जितना हो सकता है इन लॉज के साथ कुछ भी आप आर्ग्यूमेंट नहीं करें। कहीं से कुछ अनएक्सपेक्टेड धन जो है वो ज़रूर आपकी लाइफ में आ सकता है। अंतिम राशि पर आ जाते हैं, मीन राशि पर। मीन राशि के लिए ये ग्रहण आपकी कुंडली के 7वें भाव पर लगेगा। आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। मैरिटल रिलेशनशिप्स को कॉर्डियल रखना है। बिजनेस पार्टनरशिप्स में, कोई नई पार्टनरशिप में इस टाइम पर जो है आप एनरोल ना कीजिए। और ये जो टाइम है आपके लिए वृद्धि लाएगा, रिलेशनशिप्स को स्मूथ करेगा, पर आर्ग्यूमेंट नहीं करना लाइफ पार्टनर से। ये चीज़ मैं पहले ही आप लोगों को बोल रही हूँ। और इस टाइम पर जो है उपाय के तौर पर आपको करना क्या है? सूर्य अष्टकम का पाठ, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।